हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीटी थर्ड ईयर में आपको बायोमैकेनिक्स को कैसे पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स आखिर है क्या और इसमें पढ़ा क्या जाता है। सो बायोमैकेनिक्स में हम ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं एंड उसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है उन मूवमेंट्स को कराने के लिए, इसके बारे में हम बायोमैकेनिक्स में पूरा पढ़ते हैं। अगर हम बायोमैकेनिक्स के वर्ड को तोड़ें तो बायो और मैकेनिक्स, बायो मतलब होता है लिविंग एंड मैकेनिक्स जो फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉडी पे। तो बायोमैकेनिक्स में हम उसी फोर्स के बारे में या उसी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो बायोमैकेनिक्स के लिए जो बुक अच्छी है वो है सिंथिया सी नॉर्किन। इसमें आपको बायोमैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स अच्छे से मिल जाएंगे, बट ये बुक थोड़ी टफ है, बच्चों को नहीं समझ में आता है इसमें से। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो जो बहुत सिंप्लीफाइड वे में है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ऑल्सो कुछ छोटे टॉपिक्स आप डेना गार्डनर से भी देख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बुक की बात। आई नो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्रेशर्स को समझ में नहीं आता है, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि इसे कैसे पढ़ना है। तो एंड आप में से तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, बट आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद एंड मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आपको ये सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगेगा एंड आपका जल्द से जल्द पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने बीपीटी फर्स्ट ईयर में बायोमैकेनिकल मोडालिटीज पढ़ा है तो बीपीटी थर्ड ईयर के बायोमैकेनिक्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका बायोमैकेनिकल मोडालिटीज का 100% सिलेबस आपके थर्ड ईयर के बायोमैकेनिक्स का 65% सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वी विल कम टू द मेन टॉपिक्स और दैट 35% सिलेबस लेफ्ट। पर वही मेन है जो हमें नहीं पता होता है कि ये इसमें हमें क्या पढ़ना है एंड इसी की वजह से सारे स्टूडेंट्स डरते भी हैं, बट कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू। सो हमारे मेन टॉपिक्स में हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं: अपर लिम जॉइंट्स, लोअर लिम जॉइंट्स एंड स्पाइन। अपर लिम जॉइंट्स में हमारा आएगा शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। शोल्डर में हमारा एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें हमारे 4 जॉइंट्स रहते हैं। सब में वही चीज फॉलो करनी है जो मैं अभी बताऊंगी। फिर नीचे लोअर लिम में, तो लोअर लिम में आपका हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट, एंकल जॉइंट आ जाएगा एंड देन स्पाइन। नी जॉइंट में भी हमारा कॉम्प्लेक्स जॉइंट आ जाता है। तो नी जॉइंट को कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि उसमें मीडियल फीमोरल टिबियल जॉइंट होता है, लेटरल फीमोरल टिबियल जॉइंट होता है एंड पटेलो फीमोरल जॉइंट होता है। तो ये जॉइंट्स को भी वैसे ही कवर करना है जैसे हम एक नॉर्मल रिस्ट जॉइंट को कवर करेंगे, नॉर्मल एल्बो जॉइंट को कवर करेंगे या नॉर्मल शोल्डर जॉइंट को कवर करेंगे। अब वो जॉइंट को कवर कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बट सी, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि टॉपिक्स कितने कम है: शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, स्पाइन। टॉपिक्स खत्म एंड आप फालतू में इतना लोड ले रहे हो। अब आप ये कहोगे कि टॉपिक्स इतने कम है फिर भी समझ में तो नहीं आ रहा है ना, पढ़ना कैसे? कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कि इसे पढ़ना कैसे। तो बायोमैकेनिक्स बेसिकली 2 टर्म्स पे वर्क करता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। हमें यही दोनों चीजें पता होनी चाहिए एंड आई होप आप जब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें आप इसे भी कवर कर लोगे, क्योंकि आपने बायोमैकेनिकल मोडालिटीज में फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी हुई थी, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं एंड काइनेमेटिक्स में हम विदाउट फोर्स मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम विदाउट फोर्स देखते हैं, जैसे कि और काइनेमेटिक्स में 2 टर्म्स आती हैं, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में बोन और बोन के बीच में क्या मूवमेंट हो रही है एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में जॉइंट्स के बीच में क्या मूवमेंट हो रही है, वो आता है हमारा काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में हमारा आता है कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो अगर मूवमेंट्स की बात करें तो फोर्स एक्ट कहाँ से करेगी? मसल से करेगी। तो वो मसल्स हमें देखनी है कि कौन सी मसल एक्ट कर रही है उस मूवमेंट को कराने के लिए। आई नो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बट नो वरीज, मैं फिर से बताती हूँ। अगर हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक की बात करें तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक में आपका बोन और बोन के बीच में क्या मूवमेंट्स हो रही हैं उनकी बात करते हैं। तो अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूँ तो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन
एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को हम मीडियल और लेटरल रोटेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमने जो एक्सिस और प्लेन पढ़ा था वो लिखना है। तो जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमने पढ़ा था कि सजाइटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में होता है, तो हम वैसे ही लिखेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ क्लिनोह्यूमरल जॉइंट ऑकर्स इन सजाइटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस। एबडक्शन एडक्शन जो है वो फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस में होगा, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन है वो ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में होगा। ऐसे ही आपको सारे जॉइंट्स में लिख देना है। तो ये हमारा हो गया ऑस्टियोकाइनेमेटिक। आपको सारे जॉइंट्स में सेम यही चीज़ लिखनी रहेगी उसके मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद काइनेटिक में ही आता है हमारा आर्थ्रोकाइनेमेटिक। आर्थ्रोकाइनेमेटिक में हम बात करते हैं जॉइंट्स के बीच में क्या मूवमेंट हो रही है। तो उसमें हमें कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल को ध्यान में रख के सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल जब आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें आप पढ़ लोगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल में जब मूविंग सरफेस आपका कॉन्वेक्स होता है तो आपकी जो स्लाइडिंग होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और मूविंग सरफेस जब कॉनकेव होता है तो स्लाइडिंग जो है वो आपकी सेम डायरेक्शन में होती है। नहीं समझ में आया? कोई बात। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर हमने एग्जांपल में लिया हमारा शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट में जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो हो जाता है कॉन्वेक्स, और जो ग्लिनॉइड फॉसा है वो होता है कॉनकेव। शोल्डर जॉइंट में हमारा मूविंग सरफेस ह्यूमरस का हेड है जो कि कॉन्वेक्स है। तो हमने ये देखा कि अगर मूविंग जॉइंट सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसकी डायरेक्शन, स्लाइडिंग की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगी बोन के एंगुलर मूवमेंट के ऑपोजिट। तो अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो जैसे कि फ्लेक्शन एंटीरियरली हो रहा है, अब देखना फ्लेक्शन अगर ये एंटीरियरली होगा तो मेरा हेड, जो ह्यूमरस का हेड है वो पोस्टीरियरली जाएगा। तो मैं लिख दूंगी कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन द ह्यूमरल हेड ग्लाइड्स या स्लाइड्स पोस्टीरियरली। अगर एबडक्शन होगा तो एबडक्शन में जब मूवमेंट ऐसे जाएगी, तो जब मूवमेंट ऐसे जाएगी तो मेरा जो ह्यूमरस का हेड है वो इंफीरियरली जाएगा, जबकि मूवमेंट तो सुपीरियरली हो रही थी, पर ह्यूमरस का हेड जो है वो इंफीरियरली जाएगा। तो आपको ऐसे ही अपने हाथ से बना लो आप जॉइंट के सरफेसेस। आपको ये पता होना चाहिए बस कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, एंड मूविंग जॉइंट सरफेस कौन सा है। तो आप इससे आराम से आर्थ्रोकाइनेमेटिक लिख सकते हो। एंड लास्टली इसमें हमारा आ जाता है काइनेटिक। तो काइनेटिक क्या है? वो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उस मूवमेंट को कराने के लिए। तो ह्यूमन मूवमेंट्स को कराती है हमारी मसल्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आपने जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में मूवमेंट्स में पढ़ा था कि ये मसल ये मूवमेंट करा रही है, ये मसल ये मूवमेंट करा रही है, बस वही चीज़ हमें काइनेटिक में लिख देना है। शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो फ्लेक्शन कौन सी कराती है? पेक्टोरालिस मेजर कराती है। एक्सटेंशन लैटिसिमस डोर्साई कराती है। बस ऐसे ही आपको मसल्स के नाम लिख देने हैं इसमें, एंड आपका काइनेटिक भी खत्म। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा सब्जेक्ट है ये, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने बताया उस वे में आप उसको पढ़िए, आप प्रैक्टिकली समझ के पढ़िए, तो आपको बायोमैकेनिक्स बहुत इजी लगेगा, बहुत आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स को भी यही प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी आप इससे शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी डीएम कर सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला पाऊँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।